हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एचपीएएस की नेक्स्ट क्लास के बारे में। और इस क्लास में जो है हम प्रीवियस 10 इयर्स के पेपर्स को जो है वो एनालाइज करना शुरुआत करेंगे। ठीक है, ये पार्ट आपका पहला होगा और इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उनको हम जो है वो डिस्कस करेंगे। और कोशिश ये रहेगी कि आपकी एग्जाम तक जो है वो आपके सभी 10 ईयर के या फिर 8 ईयर के क्वेश्चन पेपर जो है वो अच्छे से रिवाइज हो जाए। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में मैंने हिमाचल जीके के क्वेश्चंस को ऐड किया है। बाकी आप कमेंट करोगे तो आपको जो है वो दूसरे सेक्शन के भी, जैसे पॉलिटी हो गया, आपका इंडियन हिस्ट्री हो गया, उसके भी जो है वो प्रीवियस ईयर के पेपर एनालाइज करवा दिए जाएंगे। ठीक है, एनालाइज का मतलब है कि जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया था उसको हम पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड जितनी भी डिटेल होगी उसको हम यहाँ पर रीड करेंगे। तो आई होप आपके लिए कहीं ना कहीं पर ये सुटेबल रहेगा। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग एक बात जरूर जो है वो सुन लीजिएगा अच्छे से, कि अगर आप जो है वो एचएस के टेस्ट ज्वाइन कर रहे हो, टेस्ट सीरीज, तो उससे पहले आपको ऐप को अपडेट करना जो है वो बहुत जरूरी है। ठीक है, ऐप का अपडेट आया है, जिन्होंने अपडेट कर लिया है कल तो वो अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं किया है तो ज्वाइन करने से पहले एक बार ऐप को अपडेट कर दीजिएगा। हो सकता है कि आप ऐप को बिना अपडेट करे भी ज्वाइन कर लें, पर बाद में जो है वो क्रैश हो सकता है, उसके बाद फिर आपको जो है वो आगे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो आपको सबसे पहले जो है वो आपको ऐप को अपडेट करना पड़ेगा। उसके बाद क्या है कि पेड वाले सेक्शन में आपको एचपीएस के मॉक टेस्ट, साथ साथ आने वाले जो आपके अपकमिंग हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के मॉक टेस्ट है वो भी मिल जाएंगे। ठीक है, एचएस का डेमो टेस्ट डाल दिया गया है। ठीक है, और उसके साथ साथ जो है वो करंट अफेयर का भी एक टेस्ट डाल दिया गया है। किस तरीके के टेस्ट मिलेंगे, जिनको नहीं पता है वो प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, मैंने बनाई है, या ऊपर लिंक पर आपको मिल जाएगी। क्वेश्चन का सैंपल आप यहाँ पर देख सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको मिलेंगे। उसके बाद 4 ऑप्शन होंगे। यहाँ पर आई वाले बटन पर क्लिक कर जो है वो आप देख सकते हैं कि कितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए हैं। यहाँ पर आपकी टाइमिंग चलेगी और ये पूरी डिटेल जो है मैं आपको बता चुका हूँ। बट एक चीज फिर से बोलूंगा कि ऐप को अपडेट करना मत भूलिएगा। ज्वाइन करने से पहले ऐसा ना हो कि आप पेमेंट कर दें या फिर आप ज्वाइन कर लेते हो और उसके बाद क्या है कि आप को आगे कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़े। ठीक है, तो पहले अपडेट कर लीजिए, उसके बाद जैसे मर्जी ज्वाइन कीजिए, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं सबसे पहले क्वेश्चन के बारे में। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर है कि चोला और डोरा निम्न में से किस जनजाति का एक पारंपरिक परिधान है। अब ये क्वेश्चन मैं अपनी वीडियोस में अप्रोक्स 10 से 20 बार जो है वो पढ़ा चुका हूँ, सेम क्वेश्चन, और इसके बारे में डिटेल भी बता चुका हूँ। तो ये क्वेश्चन जो है वो एचएस में प्रीवियस ईयर में पूछा गया है कि जो आपका चोला होता है, ठीक है, और डोरा होता है, वो निम्न में से किस जनजाति का पारंपरिक परिधान है। ठीक है, ट्रेडिशनल गारमेंट्स आप बोल सकते हैं, चोला और डोरा। 4 आपके पास ऑप्शन दिए गए, साथ साथ आपको आंसर देने, क्योंकि जो स्टार्टिंग में मैंने क्वेश्चन ऐड किए हैं वो बिल्कुल इजी टाइप के हैं, ताकि आपको ये पता लग जाए कि इजी क्वेश्चन भी एचएस में पूछे जाते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सारे टफ ही पूछे जाते हैं। और दूसरी बात, आपको ये पता लग जाए कि भाई किस सेक्शन से जो है वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है थर्ड, ये आपको पता ही होगा, गद्दी इसका सही आंसर है। ठीक है, जो चोला और डोरा होता है वो निम्नलिखित में से आपकी गद्दी जनजाति में यूज किया जाता है। ठीक है, ये तो आपको क्लियर हो गया। अब बात कर लेते हैं गद्दी जनजाति के बारे में। देखिए, जो आपका डोरा होता है वो एक काले रंग का ऊनी रस्सा होता है, जनरली जो है वो कमर पर बांधा जाता है। ठीक है, तो अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए कि कहां पर बांधा जाता है, तो कमर पर बांधा जाता है, जो आपका डोरा होता है। अब यहां से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि संपत्ति का बंटवारा। ठीक है, जो आपकी प्रॉपर्टीज वगैरह होती है गद्दी जनजाति में, उसका जो डिवाइडेशन होता है, यानी कि बंटवारा होता है, वो किस तरीके से किया जाता है आने वाली जो पीढ़ियां होती है। ठीक है, सबसे पहले इसमें प्रथा होती है आपकी मुंडाबाद। मुंडाबाद में क्या होता है कि पिता की मृत्यु के बाद उसके बेटों में समान रूप से डिवाइड कर दिया जाता है जो भी उसकी प्रॉपर्टी होती है, तो इस प्रथा को कहते हैं मुंडाबाद। और चुंडाबाद क्या होगी, चुंडाबाद में क्या होता है कि अगर एक आदमी की एक से अधिक पत्नियां हैं, गद्दी जनजाति की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है, तो उसमें पहले पत्नियों में बंटवारा होगा और उसके बाद बेटों में। तो मुंडाबाद में क्या है कि सिंपल सा डायरेक्ट बेटों में बांट दी जाएगी, मतलब बांट दी जाएगी। और उसके बाद चुंडाबाद में क्या है, चुंडाबाद में आपकी पहले पत्नियों में और उसके बाद बेटों में। तो ये याद रखिएगा, मुंडाबाद और चुंडाबाद अगर आपको कहीं पर दिखता है तो उनका संबंध गद्दी जनजाति से होगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन विवाह से भी बन जाता है, जो आपकी मैरिज, जो ट्रेडिशन है मैरिज का गद्दी जनजाति में, सबसे पहला विवाह होता है धर्मपूर्ण। धर्मपूर्ण किस टाइप का विवाह होता है, ये होता है आपका कन्यादान विवाह, जिसमें कन्यादान जो जनरली एक सिंपल विवाह होता है। ठीक है, दूसरा होता है आपका बट्टा सट्टा, यानी कि लड़के की बहन की शादी उसकी पत्नी के भाई से, इसको बोला जाता है आपका बट्टा सट्टा। फिर तीसरा होता है आपको गुडानी, यानी कि विधवा विवाह दूसरे भाई से। अगर मान लीजिए 2 भाई हैं, एक भाई की डेथ हो गई तो उसकी पत्नी का विवाह जो है दूसरे भाई के साथ, ठीक है, तो इसको बोला जाता है गुडानी। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि गुडानी विवाह की प्रथा जो है वो कौन सी जनजाति में, आपके पास ऑप्शन दे रखा है गद्दी, स्वांगला, ठीक है, पंगवाल, या 3 एक ऑप्शन और दे रखे हैं। ठीक है, तो आप सिंपल सा अगर आपने पढ़ा होगा तो आप
टिक करोगे गद्दी जनजाति। फिर एक विवाह होता है आपका कामश विवाह, ठीक है। 7 वर्ष लड़की के घर पर रहकर जो है वो लड़के को काम करना पड़ता है। इसको एक तरीके से जवाई, जो घर जवाई होता है, ठीक है, घर जवाई विवाह भी बोलते हैं, बट बोला जाता है आपका कामश विवाह। फिर एक खेवट होता है, एक प्रकार का रीत विवाह है जिसमें रीत देनी पड़ती है। तो ये जो जनरली आपके 5 प्रकार के विवाह गद्दी जनजाति में देखे जाते हैं, जैसे धर्मपूर्ण हो गया, बट्टा सट्टा हो गया, गुडानी हो गया, कामच हो गया, खेवट हो गया। और अगर आपसे गद्दी जनजाति से कोई क्वेश्चन बनेगा तो यही बनेगा, या तो कि उनके व्यवसाय से रिलेटेड, ठीक है, कि क्या व्यवसाय करते हैं, और या फिर ये डोरा और चोला जो कि पूछा गया है, संपत्ति का बंटवारा किस तरीके से होता है, ठीक है, फिर विवाह किस तरीके के होते हैं, धर्मपूर्ण, बट्टा सट्टा, गुडानी, कामच, खेवट, ठीक है। नवाला आपको पता ही होगा, शिव की पूजा से रिलेटेड है, ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है गद्दी से। तो इंपॉर्टेंट जितने भी होते हैं प्रीवियस ईयर के पेपर इसलिए ही होते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो आई होप आपको ये चीजें समझ आ गई होगी। बाकी जैसे जैसे हम आगे कवर करते जाएंगे और भी क्वेश्चंस को, तो आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्विट्जरलैंड के राजदूत WP ब्लेजर ने किस वर्ष एक साइन बोर्ड स्थापित कर खजियार को आधिकारिक तौर पर मिनी स्विट्जरलैंड का दर्जा दिया था? तो ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये वैसे क्वेश्चन जो है वो बहुत पहले पूछा जाता था, बट बीच में इसका ट्रेडिशन जो है वो बंद हो गया था, और उसके बाद जो है दोबारा से ये HS में पूछा गया था। तो सबसे पहले तो आपको पता ही होगा कि खजियार जो है वो मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से जाना जाता है, और उनको ये नाम जो है वो WP ब्लेजर ने दिया था। तो अगर क्वेश्चन ये बन जाता है कि किसने दिया था, तो ब्लेजर आप याद रखिएगा, ठीक है। कब दिया था? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका 7 जुलाई 1992 को, ठीक है। ये नाम जो दिया गया था 7 जुलाई 1992 को दिया गया था। अब इसके बारे में डिटेल की बात करें तो खजियार कहां पर पड़ता है, ये सभी को पता ही होगा, चंबा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। मिनी स्विट्जरलैंड ऑफ हिमाचल प्रदेश कौन सा है? वो आपका खजियार है। किसके द्वारा नाम दिया गया था? P ब्लेजर के द्वारा 7 जुलाई 1992 को नाम दिया गया था। और ये 160वां प्लेस है पूरे दुनिया का जिसको जो है वो मिनी स्विट्जरलैंड का जो है वो दर्जा दिया गया है, यानी कि पूरी दुनिया में 160वां प्लेस था ये जिसको मिनी स्विट्जरलैंड बनाया गया था, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी जगह है खजियार। हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों के घर के नजदीक हो, बट ये क्वेश्चन जो है वो खजियार से रिलेटेड बन सकते हैं, तो आप इसको याद रखिएगा। मेनली जो ये डेट है और मेनली ये जो आपका नाम है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राष्ट्रीय पार्क अथवा अभ्यारण्य का कुल क्षेत्रफल 1171 वर्ग किलोमीटर है? ठीक है, ये एक बार आई थिंक 1171 वाला आपका किसी और छोटे एग्जाम में भी पूछा गया था, ठीक है। और यहाँ पर देखिए आपका HS में भी पूछा गया। तो आप ये नहीं बोल सकते कि HS में आपके लो लेवल के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, मतलब की चॉइस है उनकी, वो कुछ भी सेट कर सकते हैं। आपको बीच में जितने भी मैंने यहाँ पर क्वेश्चन लिए हैं वो बिल्कुल इजी लिए हैं, तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो आपको पता ही होगा। इसका जो सही आंसर है वो है द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क या राष्ट्रीय पार्क, ठीक है। अब एक एक करके बात करते हैं। देखिए सबसे पहले बात करते हैं पिन घाटी नेशनल पार्क की या पिन वैली नेशनल पार्क की। ये आपका जो है वो लाहौल स्पीति में है। अब इसमें बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूज क्या होता है कि द ग्रेट हिमालयन और पिन घाटी, ये घर से तो याद करके जाते हैं कि पिन घाटी लाहौल स्पीति में है, द ग्रेट हिमालयन कुल्लू में है, बट वहां जाकर क्या होता है, अपोजिट हो जाता है। द ग्रेट हिमालयन लगा दिया लाहौल स्पीति में और पिन घाटी लगा दिया आपका कुल्लू में। तो ऐसा आपको नहीं करना है, जब आपकी प्रैक्टिस होगी तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। पिन घाटी नेशनल पार्क कहाँ है आपका? लाहौल स्पीति में। कब हुआ था? 9 जनवरी 1987 को इसको राष्ट्रीय पार्क का दर्जा दिया गया था, यानी कि 1987 1987 9 जनवरी। क्षेत्रफल की बात करें 675 वर्ग किलोमीटर का इसका क्षेत्रफल है। तो आपको पिन घाटी के बारे में इतने ही 3 पॉइंट बस याद रखने हैं कि सबसे पहला तो लाहौल स्पीति में है, ठीक है। उसके बाद 9 जनवरी 1987 को राष्ट्रीय पार्क बना था, साथ साथ याद कर लीजिए। और क्षेत्रफल क्या था? 675 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल था। बात कर लेते हैं द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क की, तो ये आपका कहां पर है? ये आपका कुल्लू में है, ठीक है। 1999 में राष्ट्रीय पार्क बना था। और अगर सिंपल सी ये बात करें कि कब इसको स्टैब्लिश किया गया, तो 1984 में किया गया था। 1984 में बना था और 1999 में इसको क्या किया गया? राष्ट्रीय पार्क बनाया गया, ठीक है। क्षेत्रफल कितना है? 1171 वर्ग किलोमीटर इसका जो है वो क्षेत्रफल है, ठीक है। 23 जून 2014 को इसको यूनेस्को की बैठक में विश्व विरासत सूची यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया था। इसलिए इससे क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं क्योंकि ये वर्ल्ड हेरिटेज में आता है, ठीक है। और ये भारत की 32वीं वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। तो इतने पॉइंट जो है वो आपको इसके बारे में पता होने चाहिए, द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क के बारे में। और एक चीज याद रखिएगा, जो हिमाचल में इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस की चीजें हैं, ठीक है, जैसे कि विश्व विरासत सूची में है या फिर कोई रामसर साइट है, तो उनके बारे में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। वो आपको फाइंड आउट करना है कि आप किस तरीके से तैयारी कर रहे हो। रेणुका अभ्यारण्य की बात करें तो सिरमौर जिले में है, 22 जुलाई 1964 को बना था और 4 वर्ग किलोमीटर का इसका एरिया है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा।
मनाली अभयारण्य की बात करें तो कुल्लू में है, 26 फरवरी 1954 को बना था और 32 वर्ग किलोमीटर का जो है वो इसका एरिया है। ठीक है, तो ये मत सोचिएगा कि ये छोटे छोटे हैं, ये पूछे नहीं जाएंगे। डायरेक्टली आ सकता है कि रेणुका अभयारण्य कब बना था। ठीक है, तो 1964 में। तो ये आपको टिप्स पर याद होने चाहिए। ये टिप्स पर कब याद होंगे? जब आप प्रैक्टिस करते रहोगे। ठीक है, डेली प्रैक्टिस करोगे तो ही आपकी तैयारी जो है वो अच्छी होगी। तो ये सारी डिटेल आपको पता होनी चाहिए, अच्छे से याद होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ब्लैक न्यूड, सिटिंग न्यूड और यंग गर्ल्स किस विद्वान की प्रसिद्ध कृतियां हैं? ठीक है, आपको बताना है निम्नलिखित में से किसके द्वारा जो है वो ये बनाए गए हैं, ब्लैक न्यूड, सिटिंग न्यूड और यंग गर्ल्स। अब ये तो तीनों पूछ लिए गए हैं। ठीक है, हो सकता है कि आप में से सिंपल सा एक ही पूछ ले जाए कि भाई ब्लैक न्यूड बता दो, या फिर सिटिंग न्यूड बता दो, या फिर यंग गर्ल्स बता दो। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका अमृता शेरगिल। अमृता शेरगिल का नाम आप सभी ने अच्छे से सुना होगा, मुझे पता है। इनके कुछ और की बात कर लेते हैं जो इनकी कृतियां हैं। सबसे पहले तो ब्लैक न्यूड आपको पता ही लगी, सिटिंग न्यूड भी आपको पता लगी, यंग गर्ल्स भी आपको पता लगी। ये तीन तो क्वेश्चन में पूछे गए थे एचएस में। ठीक है, इसके अलावा थ्री गर्ल्स अगर आपसे पूछ रहा था, ये भी इनकी है। हिल वुमेन ये भी इनकी है। हिल सीन भी इनकी है। सुमेर भी इनकी है। द लिटिल गर्ल इन ब्लू भी इनकी है। तो ये भी आप साथ में याद रख सकते हैं अगर पूछे जाते हैं। एक चीज और याद रखिएगा, वैसे पूछा नहीं जाएगा एग्जाम में, बट आपकी नॉलेज के लिए, कि 1930 में अखिल भारतीय ललित कला सोसाइटी नई दिल्ली में खुद के चित्र के लिए इन्होंने क्या करा था, अपना एक पोर्ट्रेट बनाया था जिसका आई थिंक नाम है माई पोर्ट्रेट या सेल्फ पोर्ट्रेट, ऐसा कुछ करके आप सर्च कर सकते हो। तो उसके लिए इनको क्या है कि चीफ कमिश्नर और लेडी एनएन सरकार में जो है वो गोल्ड मेडल मिला था। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, इनका कौन से चीज के लिए मिला था, इनको सेल्फ पोर्ट्रेट के लिए मिला था। ठीक है, याद रखिएगा। बाकी ये तो आपको जरूर याद रखना है कि इनकी जो है वो कलाकृतियां कौन कौन सी है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है कि यमुना नदी उत्तराखंड में बहने के बाद हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में कहां से प्रवेश करती है? ठीक है, यमुना नदी का आपको पता ही है कहां से निकलती है, यमुनोत्री से निकलती है, उत्तराखंड से निकलती है और हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में प्रवेश करती है। तो ये कहां से करती है प्रवेश? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका खोदरी माजरी। ये तो आपने बहुत लोगों ने सुना होगा। ठीक है, खोदरी माजरी से क्या करती है, ये एंटर करती है और छोड़ती कहां से है, वो है आपके ताजेवाला से। ठीक है, ये सिरमौर को छोड़ देती है और हरियाणा में प्रवेश कर लेती है। अब जिनको ये चीज याद नहीं होती है उनको एक तरीका मैं बता देता हूँ यमुना नदी के बारे में। ठीक है, बाकी आप खुद से दूसरी नदियों के बारे में भी अंदाजा लगा सकते हैं। देखिए, जब भी आप किसी जगह से आपको पानी निकालना होता है, मान लीजिए किसी भी हम धरती से पानी निकालते हैं, तो क्या करते हैं, पानी निकालने के लिए उसको खोदते हैं। ठीक है, तो खोदेंगे तभी जो है वो आपकी पानी की एंट्री होगी। ठीक है, तो एक तरीके से आप यमुना से रिलेटेड ये याद रख सकते हैं कि खोदरी माजरी, खोदने से याद रखिएगा, खोदरी माजरी एंट्रेंस हो रही है। ये उनके लिए जिनको बिल्कुल याद नहीं होता। बाकी आप इंटेलिजेंट हो, आपको पता ही है, और ट्रिक भी आप यूज कर सकते हो। और ताजे वाले से याद रखिएगा, आपकी सिरमौर जिले से बाहर निकल जाती है। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो इसका जो सही आंसर था वो क्या था, वो था आपका खोदरी माजरी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये भी बड़ा इजी क्वेश्चन है बट एचएस में पूछा गया है तो आपको पता ही होगा। माधोराव की जलेब किस हिमाचली मेले का मुख्य आकर्षक होता है? ठीक है, माधोराव की जलेब। चार आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका शिवरात्रि। ठीक है, आई थिंक आपको पता ही होगा शिवरात्रि। तो देखिए, शिवरात्रि के बारे में अगर बात करें तो मंडी के राजा सूरज सेन ने जो है वो अपने 18 पुत्रों की मृत्यु के बाद माधोराव की चांदी की प्रतिमा 16 मार्च 1648 को स्थापित की थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसके द्वारा स्थापित की गई थी माधोराव की चांदी की प्रतिमा? वो की गई थी मंडी के राजा सूरज सेन के द्वारा। कब ये की गई थी? 16 मार्च 1648 में। ठीक है, और मंडी जो आपका शिवरात्रि मेला होता है उसकी रथ यात्रा भी जो है वो इसी दिनांक को जो है वो शुरुआत मानी जाती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी बन सकता है। बाकी माधोराव की जलेब तो आपको पता ही है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 1947 से पहले सीधे अंग्रेजी शासन के अंतर्गत था? ठीक है, तो ये तो आई थिंक आपने सुना होगा, नहीं सुना होगा तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका कांगड़ा। इसके बारे में ज्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे। याद रखिएगा, अगर आपसे दोबारा किसी घुमा फिरा के पूछ लिया जाता है तो इसका आंसर है कांगड़ा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। शोंगटोंग करछम जल विद्युत परियोजना की क्षमता लगभग कितनी है? ठीक है, जो आपकी शोंगटोंग करछम जल विद्युत परियोजना है उसकी क्षमता आपको बतानी है, निम्नलिखित में से कितनी है। देखिए, जो भी आपकी जल विद्युत परियोजनाएं होती है उसमें से 3 से 4 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। एक तो कहां पर है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, कितने मेगावाट की है, कौन सी नदी के ऊपर बनी है, और अगर किसी के द्वारा चलाई जा रही है तो किसके द्वारा ऑर्गेनाइज की जा रही है। ठीक है, या किसके द्वारा चलाई जा रही है। ठीक है, तो ये चीजें यहाँ पर पूछा गया है कितने मेगावाट की है, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका 450 मेगावाट। ठीक है, अगर कुछ और डिटेल की बात करें तो 450 मेगावाट की है, कौन सी जिले में, किन्नौर जिले में, कौन सी नदी के ऊपर बनी है, सतलुज नदी के ऊपर बनी है। ठीक है, तो शोंगटोंग करछम जल विद्युत परियोजना से रिलेटेड आपको 3 ही पॉइंट याद रखने, 450 मेगावाट की है, किन्नौर जिले में है और सतलुज नदी के ऊपर है। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
पराशर झील के कोने पर बने मंदिर की वास्तुकला शैली कौन सी है? अब यहाँ पर शैली से रिलेटेड भी पूछा गया है, तो यहाँ पर आपको क्या फाइंड आउट करना है कि अगर शैली से रिलेटेड पूछा है तो आपको हिमाचल में जितने भी मंदिर है सबकी शैलियां पता होनी चाहिए कौन कौन सी है, ठीक है। तो यहाँ पर पराशर झील के बारे में पूछा गया, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका पैगोडा शैली। पैगोडा शैली की अगर बात करें कौन कौन से मंदिर हैं, तो हिडिंबा देवी कुल्लू में, ये भी पैगोडा शैली का है। पराशर मंडी में, ये भी पैगोडा शैली का है। आदि ब्रह्मा का खोखंड में, ये भी पैगोडा शैली का है। और सुंगरा में महेश्वरी मंदिर, ये भी आपका पैगोडा शैली का है। तो 4 मंदिर इंपॉर्टेंट है हिमाचल प्रदेश में जो पैगोडा शैली से बने हैं, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। पॉलिएंड्री इन हिमालयाज के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? ये वाली बुक जो है वो किसके द्वारा इनमें से लिखी गई है? पॉलिएंड्री इन हिमालयाज, आई थिंक आप सभी को पता होगा। इसका जो सही आंसर है वो है आपका वाई.एस. परमार। अब वाई.एस. परमार जी के द्वारा और कौन कौन सी बुक लिखी गई है? तो सोशल एंड इकोनॉमिक बैकग्राउंड ऑफ हिमालयन पॉलिएंड्री, ये भी वाई.एस. परमार के द्वारा लिखी गई है। सेकंड है आपकी हिमाचल प्रदेश इट्स प्रॉपर शेप एंड स्टेटस, ये भी वाई.एस. परमार के द्वारा है। हिमाचल प्रदेश एरिया एंड लैंग्वेज एंड स्ट्रेटेजी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ हिल एरियाज, ये भी हिमाचल प्रदेश, ये मतलब कि हिमाचल प्रदेश की ये बुक भी जो है वह वाई.एस. परमार जी के द्वारा है। और हिमाचल प्रदेश केस फॉर स्टेटहुड, ये भी वाई.एस. परमार जी के द्वारा है। तो ये 4 बुक्स भी आपको पता होनी चाहिए, बाकी जो क्वेश्चन था वो भी आपको पता होना चाहिए। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी आज की वीडियो। और साथ साथ ऐप को अपडेट करना मत भूलिएगा। मैं आपको दोबारा बोल रहा हूं, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो एचएस के मॉक टेस्ट या फिर आने वाले कोई भी टेस्ट, तो आपको तभी मिलेंगे जब आप जो है इसको ज्वाइन कर लोगे, यानी कि अपडेट कर लोगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।